नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हिंदी सब्जेक्ट का 1 जून 2025 को। तो ये सेट सी रहेगा, इसमें आप देख लेना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। पहला प्रश्न था इसमें, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः है संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमित एक दूसरे के पीछे घूमती रही हैं, इस उद्धरण का संबंध इनमें से किस नाटक से है। तो ये आपको पता है अंजू दीदी जो नाटक है उससे है। अगला था, नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। अंजू दीदी नाटक में यह कथन किस पात्र का है। तो ये अंजलि का है, क्योंकि जो अंजू दीदी है वही अंजलि है। दोनों प्रश्न उसमें से ही थे ये। अगला था, गिरिजा कुमार माथुर की पंक्तियां, हमने बगावत की जिंदगी कस के, हमने परवाह कभी न किसी की का उल्लेख इनमें से किस उपन्यास में किया गया है। तो ये जिंदगी नामा में किया गया है। अगला है, रिपु दमन और सर्व दमन नामक पात्रों का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है। तो ये राग दरबारी में है और ये गौण पात्र के अंतर्गत आते हैं, आपको मुख्य पात्र में नहीं मिलेंगे। अगला है, उच्च बुद्धिजीवियों के पुस्तकालय ऐसे स्वर्ग हैं जहां अखंड पुण्य से ही हिंदी की रचना प्रवेश पा सकती है और पा लेने पर भी वह विदेशी पवित्र आत्माओं के बीच में कोई स्थान नहीं बना पाती। यह उद्धरण महादेवी वर्मा की किस पुस्तक की भूमिका से संबंधित है। अब देखो, भूमिका से प्रश्न पूछा गया है तो आपको जितने भी आपके रचनाएं लगी हुई हैं उनकी भूमिका जरूर पढ़ना है। तो ये दीप शिखा के अंतर्गत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद एक प्रकार से अजन्मा कुलशील बालक रहा जिसे सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका, लेकिन उसने आकाश, तारे, सूरज, निर्झर आदि से आत्मीयता का संबंध जोड़ा और उसी संबंध को अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न किया। यह कथन किस साहित्यकार का है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, ये बाद में मैंने ये कंफर्म नहीं था तो बाद में मैंने देखा है, तो ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है छायावाद के बारे में। ऑप्शन ये थे। अगला है, अपनी पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 अध्याय रखने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर ने किस शीर्षक पर विचार किया था। तो ये किया था भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, संगत विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो, यहाँ ये भी संगत है, ये भी संगत है और ये भी संगत है, तो यहाँ पूछना चाहिए था असंगत। तो ये हमारा हो जाता चतुर्थ, क्योंकि इसमें 15 प्रकरण है ना कि 18 है। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल किसने रखा। तो ये डॉक्टर ममता ने रखा था, जबकि यहाँ मल्लिका लिख रखा था। डॉक्टर ममता जो होती है वो डॉक्टर प्रशांत की दोस्त होती है। मैला आंचल उपन्यास में वासुदेव जी रेलवे स्टेशन पर जाति किताब पुस्तक कितने पैसे में खरीदते हैं। ये जाति किताब ना होकर के लाल किताब है। ठीक है, लाल किताब कितने रुपए में खरीदते हैं। तो वो 4 आने में खरीदते हैं। मैला आंचल उपन्यास के अनुसार रोहित स्टेशन, रोहित नहीं है ये रोहतांग स्टेशन है, कि यहाँ से मेरीगंज जाने के लिए कितने कोस पूर्व दिशा में चलकर बूढ़ी कोसी नदी को पार करना होता था। तो 7 कोस। ऐयाशी तो रईस की शोभा है, वह रईस ही क्या जो ऐयाश ना हो। यह कथन इनमें से किस उपन्यास से उद्धृत है। तो ये गोदान से है। ऑप्शन ये है हमारे इधर, गोदान से है ये। नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। इस उद्धरण का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है। तो ये गोदान से है और ये बात मेहता कहता है। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास इतिहास नहीं। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका से उद्धृत है। तो ये झूठा सच से है। ठीक है, जो यशपाल जी का है झूठा सच, 2 भागों में विभक्त है ये।
देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथों में है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? तो ये डॉक्टर प्राणनाथ का है। यहाँ केवल नाथ लिख रखा है, जबकि यहाँ आएगा प्राणनाथ। प्रश्न नंबर 16 है, उसने कहा था कहानी में संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के पद धीर्मोपदेशाचार्य का उल्लेख किया गया है? यहाँ धीर्मोपदेशाचार्य नहीं आएगा, बल्कि यहाँ आएगा दंत वीणोपदेशाचार्य। मैं लिख देती हूँ, दंत वीणोपदेशाचार्य। ये दंत वीण होता है कि दांतों से जो एक वाद्य यंत्र होता है वो बजाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा है कि जो दांत हैं वो कपकपा रहे हैं, किटकिट बज रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे जो दांतों से बजाई जाने वाली वीणा है वो बज रही है। तो ये बाण फटका आया है वहाँ जिक्र कि चांदनी रात का जो वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत है। गैंग्रीन कहानी में लेखक अपनी मुंह मोली बहन मालती से कितने वर्ष बाद मिलने जाता है? तो वह 4 वर्ष बाद मिलने जाता है, क्योंकि 2 साल तो उसे पहले हो जाते हैं शादी से पहले मिले हुए, और जब मालती की शादी हो जाती है उसके 2 वर्ष बाद वो मिलने जाता है, तो कुल 4 वर्ष बाद। कोशिका घटवार कहानी में गुसाई किस महीने में मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार अपने गाँव आया था? तो वो वैशाख में आया था। परिंदे कहानी में लतिका का हरीश नेगी से पहली बार परिचय किस क्लब में हुआ था? तो ये बैटनियर्स क्लब में हुआ था। हरियाणी माए हरियाणी बहनें हरिया ते भागी भरिया हाँ, कि इस गीत का संबंध इनमें से किस कहानी से है? तो ये चिड़ की दावत से है, जो भीष्म शाहनी की है। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते। कथ्य भिन्न न भिन्न, यह तो व्यापक सत्य है, जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है। उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। यह उद्धरण किस नाटक की भूमिका से उद्धृत है? तो ये आधे अधूरे से है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। अंधा युग नाटक के इस अंक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो विदुर कहता है 5वें अंक में, ठीक है। जो विदुर के जो वचन हैं वो चौथे 5वें अंक में ही आए हैं, उससे पहले नहीं है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, अंधा युग नाटक के इस कथन के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आएगा व्यास चौथे अंक में कहता है ये बात। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुद्ध साहित्य की अवधारणा बैठे ठाले का विलास है, यह अभिमत किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? तो ये रामविलास शर्मा का है। आप यहाँ विलास और विलास दोनों से भी कनेक्ट कर सकते थे। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा अंक अरण्य, जबकि अरण्य कौन सा अंक है? 5वां, और तीसरा अंक है हमारा जंगल। प्रश्न नंबर 26 है, ऊंच नीच सब एक समाना मानुष ब्रह्म ज्ञान विस्तार अंधेर नगरी नाटक की ये पंक्तियाँ किस अंक से उद्धृत हैं? तो ये जो 5वां अंक है अरण्य, वहाँ से उद्धृत है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी का उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। इस कथन के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो चंद्रिका नहीं चंद्रकला आएगा यहाँ पे। चंद्रकला कहती है सिंदूर की होली में नाटक में। ये एक समस्या प्रधान नाटक है जो इब्सन बर्नार्ड शो से रिलेट किया गया है। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? तो यह मनोज शंकर कहता है मुरारी लाल से। पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो ये मनोरमा का है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ये बिल्कुल ही मतलब क्या ही कहें, बस पूछो ही मत। इतनी तो ज़्यादा अशुद्धियाँ इसमें, इतने क्वेश्चन इससे में बाहर से। कुछ जो प्रमुख हमारी रचनाएं हैं उनको तो
टच भी नहीं किया गया, वहाँ से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। यहाँ बस जो एक नाटक पकड़ लिया उसके पीछे ही सारा पेपर चला गया। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो ये दा साहब का है, ना कि दादा साहब का। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यह उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? तो ये उषा और ईश्वर से संबंधित है। प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। किसी भी एक व्यक्ति को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि जीवन में किसी दूसरे उद्देश्य की गुंजाइश ही न रह जाए। इस उद्धरण का संबंध शेखर एक जीवनी भाग 2 के किस खंड से? अब देखो, भाग 2 हमारे लगा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया, जो कि गलत है। ये जो बातें हैं ये धागे, रस्सियाँ और गुंजार में से ले गई हैं। नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एम्सन ने किस तत्व को काव्य भाषा के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया है? तो ये अनेकार्थता को किया है। तनाव को एलन टेट ने किया है। पाश्चात्य विचारक क्रोचे की कृति एस्थेटिक इटालियन भाषा में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1902 में हुई थी, जबकि हम दृष्टि की बुक में देखते हैं तो 1909 मिलता है हमें। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से सर्वाधिक निकटता रखता है? तो ये मेरे ख्याल से तो औचित्य सिद्धांत आना चाहिए, बाकी आप इसको समझ सकते हैं और कहीं से भी। वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद के ने समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके केवल संरचना तक ही सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। यह अभिमत किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, क्योंकि अब की बार जो बच्चन सिंह और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तकें हैं उनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, शुक्ल को दरकिनार कर दिया गया था। अगला है कर्णदेव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते सब कोई, विपत्ति और अभ्यास मिले त्रिय बिन काव्य न होई। तो ये सुखदेव मिश्र का कथन है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार हिंदी रीतिकालीन कवि त्रिछराम और प्रभा प्रसाद क्रमशः किस काव्य सिद्धांत के समर्थक हैं? ये त्रिछराम तो हमने कभी पढ़ा नहीं, यहाँ लक्ष्य राम होता तो कुछ समझ में आता, ये भी उससे बाहर था सिलेबस से। अनौचित्याद रीति न्यान्याद रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबद्धस्तु रस्योस्तम पर है। औचित्य पर यह अभिमत किस संस्कृत आचार्य ने प्रकट किया है? तो ये आचार्य आनंदवर्धन ने किया है। ऑप्शन में ये थे हमारे जगन्नाथ, दामोदर, विश्वनाथ। समय जा रहा है और काल आ रहा है, समूचा उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हमें जो भी अलंकार दे रखे हैं उनमें से एक भी सही नहीं है, तो यहाँ प्रयास नहीं किया गया, कर सकते थे। आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने हैं, अतः इनमें से संगत कौन सा है? तो असंगत पूछा था, तो ये अन्वय नहीं माना उसने, जबकि शब्द अर्थ और रस माना है। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का या नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। यह अभिमत इनमें से किस प्रसिद्ध आलोचक से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी से। 43 नंबर प्रश्न है, मेघ की तरह उन्होंने विश्व से ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी वर्षा कर समय साहित्योद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की आराधना का फल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह अभिमत हिंदी साहित्य की किस प्रसिद्ध विद्वान का है? तो ये पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी का है। आज के साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की 2 धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरी में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, यह अनुभववादी धारा है। यह मान्यता हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध आलोचक की है? तो जहाँ भी आपको समाजशास्त्र दिखे वहाँ हम आराम से मैनेजर पांडे कर सकते हैं। मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ये है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि मूल्यों की बात वही करते हैं। प्रश्न नंबर
46 है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया? तो ये 1966 में किया गया था। जीना शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? तो देखो जीना में नुक्ता लगा हुआ है, तो ये नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं हमारे फारसी के होते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारत के किस राज्य में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था? उत्तर प्रदेश में होता था। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये 351 में किया गया है। यहाँ सामासिक आना चाहिए, ना कि सामाजिक, लेकिन आपको पता है प्रचार प्रसार बढ़ाना हमारा 351 अनुच्छेद कहता है। आवारा मसीहा से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो असंगत हम जो ये है इनमें से ये था प्रवासी संपादक जिसके थे रमानंद चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र व्यक्ति और कलाकार पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो यहाँ इलाचंद्र जोशी होना चाहिए था। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी गलतियाँ थी, अशुद्धियाँ थीं, प्रश्न पत्र बाहर से भी था, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई। तो यहाँ इस वीडियो में मैं केवल 51 क्वेश्चन तक ही करवाऊँगी और 52 के आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको यहाँ से जानकारी अच्छी मिली होगी और आप अभी जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो HPSC का दोबारा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक रहेगी। इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाती रहूँगी। यदि आप सपोर्ट करें तो आपको वीडियो अच्छे लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।